नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने आज पूरी दुनिया के सामने और ख़ास तौर पर भारत के सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। भारत के लोगों के सामने एक अजीब सा डर का माहौल बना करके रख दिया है। सरकार अपने स्तर पर लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी से निपटने के लिए, लेकिन ये बीमारी है कि तमाम जगहों पर बढ़ती ही चली जा रही है और कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना के बाद आने वाली ब्लैक फंगस की इस बीमारी के बारे में। क्या ये केवल कोरोना की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स को ही हो रही है? क्या ये किसी खास तरीके की बीमारी जिनके शरीर में पहले है उन्हीं को ब्लैक फंगस हो रहा है, या ये किसी को भी हो रहा है? बच्चों को भी क्या ये अपनी चपेट में ले सकता है या ले रहा है? ये तमाम सवाल आज आप लोगों के जहन में है। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ब्लैक फंगस की इस बीमारी के बारे में। हर पहलू को समझने और जानने की कोशिश करेंगे, जिसे समझाने के लिए एक वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको वो तमाम टेलीफोन नंबर जो हैं वो अब बता देते हैं जिन पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ये हमारे टेलीफोन नंबर हैं, इन पर आप हमें फ़ोन करें। अपने किसी भी सवाल को जानने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, सवाल अपने पूछ सकते हैं। आपके डॉक्टर जो हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके हर सवाल का जवाब जवाब देंगे। तो हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगदीप सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और ब्लैक फंगस को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जगदीप, स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो आप बताएं कि ब्लैक फंगस के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, आप लोगों के सामने भी तमाम सवाल आते होंगे और नई नई चीज़ें और देखने को मिल रही हैं। पहले कहा गया कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं ये केवल उन्हें घेर रहा है, लेकिन बाद में डेटा ने बताया कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो केवल कोरोना हिस्ट्री वाले उनको ही हो रहा है, ये और दूसरे लोगों को भी हो रहा है। शुगर लेवल की भी बात आई और तमाम दूसरी समस्याओं का भी इसके साथ जुड़ना सब रहा। तो क्या क्या आज के समय में इस बीमारी को लेकर असमंजस है और कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो एकदम ठोस हैं और जो सही सही हम इसके बारे में जान सके हैं अभी तक? हाँ जी जी, मैं बताना चाहूँगा। पिछले दिनों में कोविड की जैसे सेकंड वेव आई, तो हमारे पास हिंदुस्तान में हर स्टेट में काफी ज्यादा नंबर केसेस के आए। तो कोविड क्या है, लोगों की इम्यूनिटी मरीजों की डाउन करता है। हाँ। बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव भी थे और कई एसिम्टोमेटिक भी रहे होंगे जिन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाया, उन लोगों में भी कोविड था। हाँ। उसके अलावा जो डायबिटिक हैं, हिंदुस्तान में डायबिटिक्स की बहुत ज्यादा गिनती है। जी। तीसरी बात, जो कोविड के ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड का यूज होता है, तो जिसका स्टीरॉयड भी जिसमें यूज हुआ, कोविड भी था और डायबिटीज भी अनकंट्रोल था। तो इन सारे चीजों से इम्यूनिटी लो हो जाती है। जो ब्लैक फंगस जिसको आजकल म्यूकरमाइकोसिस जो टेक्निकल नेम है और ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है, ये जी। पहले भी होता था। जी। ये पहले भी उन्हीं पेशेंट्स में होता था जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे टीबी के मरीज हो गए, हाँ। एड्स के हाँ। मरीज हो गए, कैंसर के हाँ। पेशेंट हो गए, या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको कुछ दवाइयां इस तरह की दी जाती हाँ। हैं जिनसे इम्यूनिटी लो। तो इन तरह के सारे पेशेंट जिनको इम्यूनिटी किसी भी कारण से कमजोर हुई हो, तो उनमें ये बीमारी देखने में आ रही है। तो चूंकि पिछले दिनों में कोविड का नंबर बहुत ज्यादा था, इस करके ये अलार्मिंग नंबर आपको देखने को मिल रहा। हम्म। उसके बाद एक डेटा ये भी आया कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोविड हिस्ट्री वाले हैं, कुछ ऐसे लोगों में भी ब्लैक फंगस पाया गया जिनका ना तो कोविड हिस्ट्री था, ना कोई ऐसी बीमारी थी जिनका जिक्र आपने किया, या इम्यूनिटी की भी बात कहीं ना कहीं कर लें। तो उसको किस तरीके से समझा गया, कैसे एनालिसिस किया गया उस डेटा का, डॉक्टर साहब? हाँ जी, उनको अभी हम एनालिसिस चल रहा है। जी। पर जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस हुआ है उसके देखने में ये है कि कोविड कोविड रिकॉर्डेड पॉजिटिव ना हो। हाँ। बहुत सारे पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं, हाँ। या इवन बुखार हुआ, जुकाम हुआ, 2-4 दिन रहा, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। जी। और ऐसा मरीज बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा जिसमें कोविड भी नहीं था, हाँ। शुगर भी नहीं था, हाँ। और उसने स्टीरॉयड भी नहीं खाया हो, हाँ। हाँ। और उसको कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन ना हो। तो हाँ। कोई ना कोई तो रीजन रहा ही है रहा इन ही चीजों होगा। में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और इसका जिक्र आया, बहुत सारे विशेषज्ञों से भी बात हुई और ये कहा गया कि क्योंकि ऑक्सीजन मास्क लगता है कोविड के पेशेंट को और उस मास्क को समय समय पर सफाई ना होना या बदला ना जाना, या वो नीचे गिर रहा है, इधर उधर गिर रहा है, ये भी वजह हो सकती हैं ब्लैक फंगस की, और इसकी वजह से भी हो सकता है। क्या ऐसा कुछ ठोस इसके बारे में जानकारी मिली क्या?
नहीं जी, इसका कोई अभी तक साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिला। हाँ, फंगस हमारे एनवायरनमेंट में होता है, हवा में होता है। हाँ, कुछ दिन कोई लेदर का जूता बेल्ट पड़ा रह जाए, उस पे फंगस ग्रो कर जाता है। बिल्कुल। ब्रेड 2-4 दिन फ्रिज के बाहर पड़ी रह जाए तो उस पे फंगस ग्रो कर जाता है। हाँ, तो इसका मतलब फंगस तो एनवायरनमेंट में था ही, वो था चाहे ही। गैस मास्क पे हो चाहे कहीं भी हो। जी। बट मेन का कारण यही रहा कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई ड्यू टू कोविड हाँ, या किसी और बीमारी के कारण। हाँ, तो शरीर की हाँ, ताकत इतनी नहीं थी कि वो फंगस से लड़ वो सके, तो लड़ इस सके। करके उनमें देखा। इसके अलावा एक चीज़ और डॉक्टर साहब आप बताएं, से थोड़ा आगे बढ़ें, ठीक है, कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, किससे हो सकता है, इसके बारे में तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग कभी भी एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों का और समझने की कोशिश में हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ भी रही हैं, लेकिन एक चीज़ बताएं कि इससे बचा जा सके, ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक हमारे शरीर में न पनप जाए, इसके लिए शुरुआती तौर पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये जो आपने पूछा कि इससे बचा कैसे जा सकता है। हम्म। देखो जी, अब जिसको कोविड हो गया या नहीं भी हुआ, अगर आपको रिसेंटली नाक में बंद हुआ है, नाक हाँ, नाक से खून आया, हाँ, और आंखों में नजर की कमजोरी लग रही है, आंखों हम्म, में सोजिश आ रही है, हाँ, हाँ, सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, हाँ, हाफ फेस जो आपका आधा फेस है उसमें दर्द या उसमें सूनापन होना, हाँ, या आपको चक्कर आना, बेहोशी होना, अगर इस तरह के सिम्टम है, हाँ, खास हाँ, करके उन मरीजों में जिनको कोविड रहा है पिछले दिनों में, साथ में शुगर भी है हाँ, हाँ, और स्टीरॉयड भी उन्होंने खाया हुआ है, तो हम्म, इस तरह के सिम्टम देखने पे आप वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं। हम्म, इसके अलावा एक और सजेशन मैं देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों में बुखार हुआ, कोविड के शक में स्टीरॉयड बिना किसी डॉक्टर की सुपरविजन में खाए। हम्म, तो स्टीरॉयड एक बहुत लाइफ सेविंग ड्रग है, पर इसको कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन लेना है और कैसे बंद करना है, वो हम्म, सारे डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए। तो कोई जी। भी पेशेंट बिना सुपरविजन के कभी भी स्टीरॉयड ना ले। और कोई भी लक्षण जिनका जिक्र आपने किया, इसके अलावा मान लीजिए कि क्योंकि इसके साथ शुगर को भी जोड़ कर लिया जा रहा है, या पिछले दिनों किसी और बीमारी से इम्यूनिटी डाउन हो रही है उसको भी जोड़ कर लिया जा रहा है, तो अगर कोई शुगर का पेशेंट है घर में, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, तो उसको भी क्या ये जल्दी पकड़ सकता है? तो उसके लिए हम किन चीज़ों का उनके बारे में और ध्यान रख सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी, शुगर के पेशेंट का जो भी है, एक तो शुगर कंट्रोल करना ही है बेसिकली, है हाँ, ना। हाँ, शुगर कंट्रोल करना है उसका, ताकि उसको और बीमारियां ना लगें। हम्म, दूसरा, गंदे एनवायरनमेंट से बचना है। अगर आपने डस्टी एनवायरनमेंट, कोई फैक्ट्री वर्कर है जहाँ धूल मिट्टी का काम है, पेंट का काम है, इस तरह का काम है, तो वो मास्क लगाएं। इसके अलावा जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जहाँ गोहा गोबर या कूड़ा करकट का काम ज्यादा है, तो जी, ग्लव्स भी पहन सकते हैं, फुल हाँ, स्लीव हाँ, शर्ट या पूरी पैंट पहने, ये कर हम्म। सकते ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आपसे वो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। रणवीर मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, स्वागत है, आप जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हैं। नमस्कार रणवीर जी। डॉक्टर साहब मैंने 2017 के अंदर 8वें महीने में किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी फोर्टिज हॉस्पिटल मोहाली में, ठीक है जी। और मुझे ना ही कोई कोरोना होया, पिछले साल नहीं होया और इस साल नहीं होया अब तक भी। ठीक है जी। अब मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि मुझे बगैर ब्लैक फंगस वगैरह से मैं बचा हूँ, और मुझे शुगर भी है डॉक्टर साहब। ठीक ठीक है जी। आपकी किडनी बदली हुई है तो नेचुरली उसमें दवाइयां चलती हैं जो कि इम्यूनिटी कम करती हैं। इसके अलावा आपको शुगर भी है, तो एक तो ठीक है शुगर सर। का परहेज जो बताया जाता है और दवाई बताई जाती है वो आपने पूरी लेनी है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया कि कहीं डस्टी एनवायरनमेंट में आप जाते हैं जहाँ धूल मिट्टी है, या खेती बाड़ी का काम है जिसमें गोहा या इस तरह का गोबर का काम है, उससे परहेज रखना है। और जरूरी है तो मास्क लगा के जाएं, कोई चीज हाथ से हैंडल करनी है तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कई बार घर में हमने देखा है कि पेंट वगैरह जो थोड़ी सिलन आ जाती है, उस चीज में भी ये फंगस है जो पनपती है। तो घर में आप कोशिश करो कि कली पेंट फ्रेश हो, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ सिलन आई हो और अपना ये फंगस की ग्रोथ हो रही हो। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर मान, आप जुड़े, अपना सवाल आपने पूछा, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो बताया वो आप समझ रहे होंगे भले प्रकार से, और उन चीज़ों का पालन भी करेंगे ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। सुभाष जी, नमस्कार, स्वागत जी। है, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से ब्लैक फंगस के बारे में। हेलो। जी। हेलो जी सुभाष जी, हाँ सुबह। बताइए। थैंक यू वेरी मच, आप ने सारे क्वेश्चन मेरे तो क्लियर कर दिए।
डॉक्टर साहब, पर ये जो नीचे पट्टी आ रही है उसमें विशेषज्ञ ENT दिखा रहे हैं, ये जरा मुझे समझ नहीं आया। आपके ये नाम इनकी के नीचे गलती जो है, पट्टी आ क्लरिकल रही मिस्टेक है। मैं ENT बेसिकली आई सर्जन हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई जी, मैं बेसिकली आई डॉक्टर सर्जन हूँ। ये साहब, इनसे अगर गलती हुई है, शायद कम्युनिकेशन में गैप है। अगर इस तरीके की कुछ भी टेक्निकल मिस्टेक है तो मैं अभी तुरंत अपनी टीम से अनुरोध करता हूँ कि इसे ठीक करें। डॉक्टर साहब, आई हाँ प्लीज। स्पेशलिस्ट हम इसको। बाकी हाँ बाकी जितने सवाल मेरे थे वो इन्होंने डॉक्टर जी। साहब ने पहले ही जवाब दे दिए हैं। तो इसलिए क्योंकि फंगस के पे ही शक था, तो ये फंगस तो ये कह रहे हैं जो प्रॉपर फंक्शन फंगस है उसी से बचे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जी, और इस बात के लिए भी शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को ठीक करवाया और हमारा ध्यान भी इस तरफ दिलवाया। माफ़ी डॉक्टर साहब इस बात के लिए कि ये क्लैरिकल मिस्टेक रही है, इस बात के लिए माफ़ी, और हम इसे ठीक भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़, क्योंकि आपने इसका और जिक्र किया, एक नई और चीज़ें, क्योंकि हमारे घरों में जो हम देखते हैं अक्सर दीवारों में सीलन आ जाती है, और उसमें भी क्योंकि फंगस पनपता है निश्चित तौर पर, और लेदर की चीज़ों के बारे में आपने बताया कि लंबे समय तक अगर वो रखे रह जाते हैं तो उसमें भी फंगस आ जाता है। क्या ये जो ब्लैक फंगस की समस्या है, क्या वो चीज़ें भी हमारे घरेलू आसपास, घर के हमारे आसपास, या और दूसरी खाने पीने की चीज़ों में भी फंगस का आ जाना, वो भी क्या सीधे तौर पर इसका कारण बन सकता है, इसके लिए कोई बेस बना सकता है जो समस्या आज हमारे सामने आ रही है? नहीं, सीधे तौर पे नहीं मैं मानूंगा, बट हाँ। इनडायरेक्ट तौर पे तो है ही है। सफाई का बहुत महत्व है, हाँ क्योंकि जैसे मैंने बताया, पेंट अगर जी। आपकी घर में सीलन है, हाँ जहाँ पुरानी कली पेंट हो गया है, हाँ हाँ। उससे नेचुरली अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो वहां से आपको फंगस कैच करने का चांस रहेगा। ऐसे ही धूल मिट्टी वाले एनवायरनमेंट है, आपके काम के इस तरह के हैं, वो सारी चीजों से प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। आप हमें ये बताएं कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आ गए हैं जिसमें लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, या नाक का ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को अपनी आंख गंवानी पड़ रही है। ये इतना घातक कैसे हो जाता है, इसको अगर आप थोड़ा समझा सकें। जी, क्योंकि जैसे जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है उसके शरीर में, तो ये हवा से अपने सांस की द्वारा नाक में चला जाता है, फेफड़ों में भी जा सकता है, इवन पेट में भी हो जाता है ये ब्लैक फंगस। तो अगर नाक में उसको कहीं ग्रो करने का मौका मिल जाए और हम तुरंत उसका इलाज ना कराएं, तो ये बढ़ता जाता है, तो उसको खाता रहता है अंदर से, जो हमारा टिश्यू है, इवन हड्डी तक खा जाता है। नाक से वो हड्डी खाता खाता पहुंच जाता है आई तक, और आई का भी अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो आई से वो ब्रेन में चला जाता है। ये प्रक्रिया ऐसी है कि कीटाणु कमजोर, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, शरीर अगर उससे ना लड़े, या उसका हम इलाज ना कराएं, ऑपरेशन ना कराएं, या दवाई टाइम पे ना चले, तो ये इस तरह ये बढ़ती जाती है बॉडी। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं, और हमारे तमाम दर्शक भी इसके बारे में समझ रहे हैं। इसको लेकर एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना चाहूँगा। इस ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डॉक्टर साहब से ये भी समझेंगे कि हमें क्या शुरुआती लक्षण के बारे में पता चल सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो फंगस है वो हमें और ज़्यादा बीमार या परेशान कर लेने के बाद ही ये उभर करके आता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि सीधा ही उन्हें ऑपरेशन बताया गया, और बताया गया कि आपकी का जो ब्लैक फंगस है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब आपका आंख का या नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसको समझेंगे, और थोड़ा लक्षण को शुरुआती तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, और इसको अर्ली स्टेज में कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर शुरुआती कोई लक्षण हैं तो इसके लिए आप घरेलू तरीके से चीज़ों को कैसे सही रख सकते हैं, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से इस विषय के बारे में, क्योंकि बेहद संवेदनशील विषय है। थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, उससे पहले जल्द हाजिर होंगे। कोरोना संक्रमण की इस खौफनाक लहर दौरान पंजाब सरकार ने लोगों को घर च ही सेहत सहूलतां देने की पहल की है। इसके लिए पंजाब सरकार ने शुरू किया टेली मेडिसिन योजना। हुण मरीज घरों ही लैपटॉप या फोन की मदद नाल ई-संजीवनी ऐप के जरिए मुफ्त एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मदद नाल इलाज करवा सकते हैं।
ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ई संजीवनी ऐप जरिए लोगों को जनरल OPD सर्विसेज के अलावा गायनकोलॉजिस्ट OPD की सहूलत मिल रही है। हुण छेती ही मानसिक तनाव नाल जूझ रहे मरीजों को भी इसका फायदा मिलेगा। ये सारे डॉक्टर्स वर्चुअल OPD ਲਈ हमेशा तैयार रहते हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। क्या कहीं अगले शिकार आप तो नहीं होने वाले हैं इसके, तो उससे पहले ही आप कौन सी ऐसी तैयारी रखें, अपनी किन चीज़ों का खास ध्यान रखें, इसी के बारे में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीप हमारे साथ जुड़े हैं। वो बता रहे हैं और बड़े बारीकी से इसे समझा रहे हैं और हम कैसे समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे आए, कुछ एक अखबार की रिपोर्टिंग में पढ़ रहा था, डेटा का उसमें जिक्र किया गया था और ये जानकारी मिली थी कि बहुत सारे लोगों को ऐसे समय पर आकर के पता चला और उन्हें सीधे पता चला कि अब उन्हें ऑपरेशन ही उनका होगा और उसमें हो सकता है उनकी आँख को, नाक को नुकसान पहुंच जाए। तो ये भी चीज़ें पता चली। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपके सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं? आप लोग क्या उस डेटा को या इस तरीके की चीज़ों को देख रहे हैं? जी अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा कि शुरू में जैसे हमने बताया कि जो सिम्टम है उनको इग्नोर नहीं करना। हाँ। किसी के दांतों में काले धब्बे हो, तालू में हाँ। भी काले धब्बे हो, दांत हिल रहा है, तो रूटीन में हम सोचते हैं कि 2-4 दिन कोई दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। ऐसी हाँ। नाक की समस्या, आंख हाँ। की समस्या, हाँ। आंख की सोजिश, आंख में लालपन, खासकर उन मरीजों में जिनको कोविड रहा हो, शुगर हो या स्टीरॉयड चला हो, तो आपने ये चीज इग्नोर नहीं करनी। और सर्जरी इसका एकमात्र जो ट्रीटमेंट है और अर्ली ट्रीटमेंट है। हाँ। क्योंकि जब फंगस आपके शरीर में घर कर जाए, उसको जब तक कुरेद के पूरा निकाल नहीं देते तब तक वो फंगस जाता नहीं है। उसके हाँ। बाद दवाइयों का रोल आता है, इस करके सर्जरी करनी पड़ती है। अगर नाक की हड्डी में है या आंख में है तो आंख कई बार निकालनी भी पड़ती है। तो आंख जो भी टिश्यू फंगस जिस टिश्यू में लग गया है वो और उसके आसपास का थोड़ा हेल्दी टिश्यू, हाँ। वो निकालना पड़ता है और फिर निकाल के उसके टेस्ट होते हैं कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद उसको सेंसिटिविटी जिस दवाई से है उस तरह की दवाई चलानी पड़ती है। क्या इसके लिए कुछ अलग से टेस्ट होते हैं डॉक्टर साहब? क्या या फिर जैसे मान लीजिए मुझे जुकाम है, नाक बंद है मेरी और कुछ समय से और बहुत ज़्यादा लक्षण ब्लैक फंगस के नहीं दिख रहे हैं, या जैसे नाक से कुछ कालापन आना या दांतों में काला पड़ना, वैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन जुकाम और नाक बंद होना, क्या मुझे भी उसके लिए फिर परेशान होना चाहिए या इसका टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट इसके बारे में भी करना चाहिए क्या? नहीं, रूटीन वाला जो आपका जुकाम है हाँ, वो सीजनल हो जाता है या एलर्जी से हो जाता है, हाँ। उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये नहीं है कि थोड़ा सा जुकाम हुआ तो आप भागो। हाँ, हाँ। अगर आपको कोविड रहा है रिसेंट पास्ट में ठीक और आप है। डायबिटिक भी हो ठीक और है। हो सकता है आपको स्टीरॉयड भी चली हो, फिर ठीक है। जरूर आपने जल्दी ध्यान इसको देना है। seriously अदरवाइज लेना। नाक हाँ। बंद हो, हाँ, हाँ। नाक में से खून आए, खून हाँ। की उल्टी आए, दांत हिल जाए अपना ठीक ठाक हेल्दी दांत, हाँ। या शरीर पे नाक के आसपास लाली या ब्लैक धब्बे, हाँ। या तलुए पे ब्लैक धब्बे हो, आंखों हाँ। में ज्यादा लाली, आंखों की सोजिश। हाँ। तो इन चीज़ों को, इन लक्षणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सही और जानकारी आप जो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शक भी इस चीज़ को बड़े बारीकी से समझ रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे, और हम भी गुजारिश कर रहे हैं बार बार जो डॉक्टर साहब ये अवेयरनेस जो की बात, जो जानकारी जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं, ये हमें
नोट करके रखनी चाहिए। न केवल हम खुद अपने तक ही इस जानकारी को सीमित रखें, अपने आसपास देखते रहें। कोई भी अगर इस तरीके से इसकी समस्या से पीड़ित व्यक्ति है, आप उसे गाइड करें और डॉक्टर के पास जाने की सलाह ज़रूर दें, डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह ज़रूर दें। अगर आप सोचेंगे कि कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल है और उसके बाद वो बीमारी बड़ी हो जाएगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो डॉक्टर बता रहे हैं उस बात को आप बड़े संवेदनशील तरीके से लें, समझें उसे और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको सामान्य ज़ुकाम है, मौसम का बदलाव हुआ, आपको ज़ुकाम हुआ और आप लेकर टेंशन भाग चले डॉक्टर के पास कि ये देखिए कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं होगा। इस तरीके से नहीं, चीज़ों को आपको देखना होगा कि आपकी इम्यूनिटी पिछले कुछ समय में कम ना रही हो, आपको कोरोना ना हुआ हो, आपने स्टेरॉयड ना लिए हो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इसीलिए ज़रूरी हैं कि आपकी इम्यूनिटी जब कमज़ोर होती है तब फंगस आपको अपने आगोश में ले लेता है। तो डॉक्टर जगदीप, अब हम इसके थोड़े और आगे जाते हैं। बहुत सारे हमने देखा है अस्पतालों में भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये बात कर रहे हैं कि उनके पास इससे लड़ने के लिए दवाइयों की कमी है, टेंडर किए जा रहे हैं, बाहर की कंपनियों से संपर्क साधा जा रहा है इंजेक्शंस के लिए और तमाम दूसरी इसकी ज़रूरत की दवाइयों के लिए। क्या वाकई इस तरीके की परिस्थितियां हैं और इससे लड़ने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दवाइयां मौजूद हैं क्या? अगर नहीं तो हम किस तरीके से इस समस्या से भी पार पा सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। एक डॉक्टर का काम नहीं है, इसमें आई, ईएनटी वाले, डेंटल सर्जन्स, जी। न्यूरोसर्जन और इनकी साथ में डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने वाले मेडिसिन के डॉक्टर, सबके टीम एफर्ट से इसको कंट्रोल किया जाता है। जी। और इसमें पहले सर्जरी और फिर एंटी फंगल दवाइयों का रोल है। क्योंकि पहले इतने नंबर में केस नहीं होते थे कहीं भी दुनिया में, इवन इंडिया में। तो जहां साल में 5-10 केस आते थे, एकदम 500-700 केस एक स्टेट में आ जाएं और इंडिया में 7-8-10 हजार केस आ जाएं, तो नेचुरली तो कंपनी भी प्रिपेयर नहीं होती, कोई भी सरकार भी प्रिपेयर नहीं होती। तो अब इसके लिए बाहर से दवाई मंगाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल बना हुआ है जिसपे सारे स्टेट्स अपने डेटा अपलोड करते हैं, तो वो अपनी एलोकेशन करते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे भी इसकी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी शॉर्टेज रही है, पर अब धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव होती जा रही है। तो अभी जैसे जैसे डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स का नंबर जो है वो भी कम हो रहा है, तो क्या उसके साथ साथ हम इस बीमारी का नंबर भी कम होते देखेंगे आने वाले? बिल्कुल जी, ये थोड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि कोरोना की पीक आके, सेकंड पीक आके अब डिक्लाइन आ रहा है। उसी तरह पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है जो महीना 1.5 महीना पीक के बाद शुरू हुई थी, अब कम आ रही है। पिछले 3-4 दिन से न्यू केसेस कम होने शुरू हो गए। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इस बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने बात करी और अवेयरनेस के लिए भी आपने जानकारियाँ भी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर जगदीप हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर तमाम पहलुओं का जिक्र किया, खासतौर पर चीज़ों को जो ध्यान में रखना है, अपने आसपास सफाई रखें, फंगस किसी भी चीज़ पर अपने आसपास न पनपने दें, उसे घर न बनाने दें और अपना भी खुद का भी ख्याल रखें। ख़ासतौर पर अगर आपको शुगर है या आपके घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, आपके किसी घर में किसी बुज़ुर्ग को कोई समस्या है, तो आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखें और साफ़ सफाई ज़रूर बना करके रखें और कुछ भी समस्या होने पर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लीजिए इजाज़त, नमस्कार।